अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है समरफील्ड रिलेटिविस्टिक मॉडल या फिर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में चूँकि काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, तो उनके बाद जो है ना समरफील्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो कि काफ़ी बेहतर समझा जा रहा था, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद हैं जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल की पहले हम एजम्पशन देख लेते हैं। एजम्पशन या फिर पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसका क्या है? ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल एंड आल्सो सर्कुलर इन स्पेशल केस। तो बोहर ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन समरफील्ड के अकॉर्डिंग ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। और सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल केस, उस स्पेशल केस को हम आज ड्राइव करेंगे कि कब जो है ना ये इलिप्स जो है ना ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग्स जो है ना इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और स्पेशल सर्कुलर ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल केस होता है इसका। और न्यूक्लियस जो है ना वो किसी फोकस पॉइंट पे होता है। तो आपको पता है कि इलिप्स के फोकस पॉइंट कहाँ होते हैं। तो एलिप्स के दो फोकल पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो लेट्स सी, एक ये और एक ये। चलें हम यहाँ पे न्यूक्लियस रख देते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो इसके अराउंड जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जब न्यूक्लियस के वो करीब तरीन होगा उस वक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी। जब वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की वेलोसिटी होगी, एक टेंजेंटियल वेलोसिटी और दूसरी रेडियल वेलोसिटी। सही है, क्योंकि रेडियस जो है ना इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो रेडियस जो है ना, फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फिर यहाँ, तो इस हिसाब से रेडियस भी तो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के पास रेडियल और टेंजेंटल दो वेलोसिटीज़ होगी। फिर उसी लिहाज से जो है ना मोमेंटम भी दो किस्म के होंगे। सही है। So when electron near the nucleus the velocity will be maximum and it become minimum when further from nucleus। क्लियर हुआ? तो लेट कर लेते हैं ये न्यूक्लियस हैं और इसके अराउंड जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ मान लें कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है न्यूक्लियस से r डिस्टेंस के फासले पर। इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये रेडियस जो है ना कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि चेंज होता रहेगा एट एवरी पॉइंट। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? तो ये है, और इसे माइनर एक्सेस बोलते हैं, वाई एक्सेस को। तो यहाँ से यहाँ तक चूँकि सीमी मेजर एक्सेस हैं, इसे हम ए डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ए बोल देते हैं, सीमी मेजर एक्सेस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम सेमी माइनर एक्सेस बोलते हैं। ये सेमी माइनर एक्सेस हैं ये, और ये क्या है? सेमी मेजर एक्सेस। ये ले लें या ये ले लें। तो अब जो हम इसकी जो है ना इसके पीछे फ़िज़िक्स क्या है और कैलकुलेशन किस तरह से हैं वो अब हम फर्दर इसमें देखेंगे। तो लेट्स सी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है आर डिस्टेंस से, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे, और इसके पास दो तरह की वेलोसिटी होंगी, एक रेडियल वेलोसिटी जिसे हम वी आर बोलेंगे और दूसरी कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम वी थीटा बोलेंगे। तो ये वी थीटा है और ये रेडियस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम वी आर कहेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं वी आर। तो ये दो किस्म की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास होंगी। तो इस लिहाज से फिर मोमेंटम भी दो होंगे, एक लीनियर मोमेंटम जिसे पी आर से हम डिनोट कर रहे हैं और दूसरा एंगुलर मोमेंटम जिसे हम पी थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो चूँकि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग्स उन्होंने जो है ना एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमें दिया था L=NH कट। तो इसी तरीके से समरफील्ड ने भी जो है ना ये लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों के फार्मूलाज दिए इस केसेस में। तो उनके अकॉर्डिंग्स जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर या फिर रेडियल कह दें, वो अलॉन्ग द क्लोज इंटेग्रल है। ठीक है। तो क्वांटाइज तो है, उसकी भी काफ़ी वैल्यूज़ हो सकती है। तो टोटल वैल्यूज़ जो है ना अलॉन्ग द क्लोज पाथ वो इस तरह से इंटीग्रेट होगी। तो वो है पी आर डी आर (NRH)। और इसी तरीके से उन्होंने एंगुलर मोमेंटम
का भी फार्मूला दिया, वो भी कुछ इस तरह से है, पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन थीटा एच। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब फर्दर इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छा एन आर क्या है, एन आर यहाँ पे जो है ना, इन चीज़ों को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर, रेडियल क्वांटम नंबर जो है ना एन आर है रेडियल क्वांटम नंबर। और एन थीटा क्या होगा, इस लिहाज से एन थीटा यहाँ पे होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगल है ना इसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है हमारे पास। चूँकि पी थीटा यहाँ पे थीटा जो है ना एंगल पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है ना ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो है ना, जब भी एंगुलर मोमेंटम किसी सर्कल की बात करें, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें, एंगल इसका ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा इसे हम कांस्टेंट टर्म ही कंसीडर करेंगे और पी थीटा को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेट होगा ये डी थीटा। हाँ, इसी तरीके से जो है ना ये इक्वल टू है एन इंटू एच। ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं इस साइड को। तो ये इसकी इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटीग्रेशन इसकी 0 से 2 पाई तक ले लें। एलिप्स की बात हो रही है, तो पी थीटा इंटू, तो इसकी इंटीग्रेशन अब क्या आएगी, अपर लिमिट यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, जस्ट थीटा। तो अपर लिमिट पुट कर लें तो यहाँ पे जस्ट 2 पाई आएगा, लोअर लिमिट फिर -0 हो जाता है, इज इक्वल टू एन थीटा एच। तो यहाँ पे पी थीटा यहाँ पे रहने दें, एन थीटा एच ओवर 2 पाई। तो ये है एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो बिल्कुल सेम है बोहर के एंगुलर मोमेंटम में, है ना। तो बोहर का एंगुलर मोमेंटम क्या था, एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से सेम है, लेकिन बोहर ने ये कहा था, बोहर ने जस्ट एंगुलर मोमेंटम को ही डिफाइन किया था। उसने ये नहीं कहा था कि लीनियर मोमेंटम भी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ। तो इस वजह से जो है ना बोहर के मॉडल में ड्रॉबैक्स थे। तो इन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम होने के साथ साथ रेडियल या फिर लीनियर मोमेंटम भी शामिल है इसके अंदर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। क्लियर। अब इक्वेशन 2 को तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने जो है ना एंगुलर मोमेंटम को निकाल लिया है, लेकिन अब हम इस रेडियल मोमेंटम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूँकि इलिप्स की बात हो रही है, इलिप्स पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे एसोसिएटेड जो रेडियल मोमेंटम है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियल मोमेंटम पहले होता क्या है हमारे पास, रेडियल मोमेंटम जो जनरल होता है हमारे पास वो क्या होता है, एम वी यू कह दें, या फिर वी को हम लिख सकते हैं आर डॉट। ठीक है, आर डॉट क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी टी। तो इसलिए हम इसे आर डॉट भी बोल देते हैं, वी को हम आर डॉट बोलते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, जनरल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है हमारे पास आई ओमेगा, और हम इसे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ थीटा डॉट, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाय डी टी, इसलिए इसे मैं थीटा डॉट लिख रहा हूँ। और इसे मैं कोई इक्वेशन बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर चले 4 का नाम दे देते हैं इसको। अब देखें इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है फॉर पोलर फॉर्म वो हमारे पास क्या है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हम जो है ना उसका पहले रेडियल मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म ये आपने पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म। तो वो हमारे पास क्या होती हैं, 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 बाई ए टू 1 माइनस एसेंट्रिसिटी कॉस थीटा ओवर 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये है एसेंट्रिसिटी, या एप्सिलॉन भी इसे हम बोल देते हैं, लेकिन एलिप्स के केस में ये एसेंट्रिसिटी होती हैं। और इनके अलावा जो यहाँ पे क्या है इसे चले डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या है एसेंट्रिसिटी।
तो एग्ज़ाम में जो है ना ये चीज़ें लिखने से जो है ना ज़्यादा जो है ना बेटर एक्सप्रेशन पड़ता है। खैर इस लेवल पे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा डिफ़ाइन करना तो नहीं पड़ता, ये ग्रेजुएशन लेवल है आपका। और इसके अलावा हमने एक और फार्मूला भी पढ़ा है 1 माइनस एसेंट्रिसिटी, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल टू होता है B/A, माइनर एक्सेस सेमी माइनर एक्सेस और सेमी मेजर एक्सेस। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं, तो ये आगे यूज़ होगी। हमने अब जो है ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर चेंजेस कितनी आ सकती है, तो चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को। सो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/r², चूँकि रेडियस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एसेंट्रिसिटी साइन थीटा और 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन से 1/1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसकी जगह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1/a इंटू 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/r, और ये टर्म जो है ना वहाँ जाके ये भी डिवाइड हो जाएगी, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस एसेंट्रिसिटी कॉस थीटा, इस तरह से। तो ये जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इसकी जगह, ये टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो माइनस को भी वहाँ आप जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1/r², dr/d थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। माइनस आएगा स्टार्ट में एप्सिलॉन साइन थीटा, और इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, इस टर्म को r इंटू 1 माइनस एसेंट्रिसिटी कॉस थीटा, तो ये एक r जो है ना इस एक r से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी साइन थीटा 1 माइनस एसेंट्रिसिटी कॉस थीटा। अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड से, सही है। तो स्क्वेयरिंग करने से ये क्या होगा 1/r dr/d थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एसेंट्रिसिटी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, यहाँ तक। अब इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हम रेडियल मोमेंटम की तरफ चलते हैं। अब रेडियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, PR इज इक्वल टू mr डॉट, ये हमने बात की अभी, तो ये किस चीज़ के इक्वल हुए, इसे हम लिख सकते हैं dr/dt, और अब हम इसे जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी तरफ से और डिवाइड कर सकते हैं d थीटा और d थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं d थीटा से। तो अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम जो है ना रेडियल मोमेंटम को इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लिखेंगे। तो क्योंकि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना रेडियल और एंगुलर मोमेंटम दोनों उसके पास दोनों ही मोमेंटम्स हैं, तो हम उनका कंबाइंड रिलेशन लिखना चाहते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। अब ये d थीटा फर्दर हम अगर इसे लिखें तो ये आ जाएगा dr/d थीटा इंटू d थीटा और dt, और इसे मैं लिख सकता हूँ PR इज इक्वल टू आ जाएगा m dr/d थीटा को एज इट इज़, dr और d थीटा को एज इट इज़ रहने दें, और इसकी जगह हम लिख लेंगे d थीटा। अब m d थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमने प्रीवियस किस फॉर्म में लिखी थी, फ्रॉम इक्वेशन 4, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में थी, p थीटा इज इक्वल टू, वो थी mr² थीटा डॉट, यहाँ से आप निकालें m थीटा डॉट की वैल्यू, ताकि यहाँ पे m थीटा डॉट की वैल्यू की जगह ये हम लिख सकें, तो ये यहाँ पे आएगा p थीटा और r²। तो ये यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। तो PR इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा p थीटा और r², साथ में क्या आएगा dr/d थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे सकते हैं। अब चूँकि इक्वेशन 1 हमारे पास PR इंटू dr फॉर्म में था, तो हम इसे dr से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से, p थीटा और r², dr ओवर d थीटा, और यहाँ पे dr से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से। अब d थीटा से अगेन हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, PR dr इज इक्वल टू p इंटू थीटा और r²,
डी आर ओवर डी थीटा, तो इसे हम डी थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है ना टर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसे चले थोड़ा सा रिमूव करके इसे दोबारा लिख लेता हूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं पी आर डी आर इज इक्वल टू पी थीटा ओवर आर स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ, या फिर आर स्क्वायर को भी इसके साथ लिख लेते हैं, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इन्हें इकट्ठा लिख लिया इंटू डी थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 8 बोलेंगे। अब प्रीवियस हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या था, 6 था, 1 वहाँ इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा, ये इक्वल टू था हमारे पास एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में क्या था 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन समरफील्ड ने ही ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व की थी, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट हैं कोई न्यू चीज़ डिस्कवर करता है तो उससे जो है ना मैथमेटिकल रिलेशन भी उसका बताना होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, तो ये सारी डेरिवेशन भी उन्हें बतानी पड़ती हैं कि किस तरह से जो है ना रेडियल मोमेंटम इसका पॉसिबल है और किस तरह जो है ना ये क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें प्रूव करनी पड़ती हैं। तो ये समरफील्ड ने ये सारी कैलकुलेशन की है। तो फर्दर हम इसे अब सॉल्व कर रहे हैं, पी आर डी आर इज इक्वल टू पी थीटा, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ना यूज़ कर सकते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ गया है ना, हमने स्क्वायरिंग की थी, ये स्क्वायर की फॉर्म में था, स्क्वायर के बाद तब ये आया था ना। अब डी थीटा यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में क्या है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल टर्म है। फॉर होल हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 भी हमारे पास इस फॉर्म में थी ना, डी आर पी आर डी आर, ठीक है, इस फॉर्म में थी ना, और इसका इंटीग्रल ये इक्वल टू आएगा हमारे पास, चूँकि जो है ना यहाँ पे क्या ये वाली टर्म ही, चूँकि पी थीटा जो है ना कांस्टेंट टर्म ही है, स्टार्ट में हमने बात की, ये वाली सारी टर्म इसके अंदर भी थीटा इसके अंदर भी थीटा है, ये इंटीग्रेट होगी लिमिट 0 से 2 पाई एज द होल के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एप्सिलॉन या फिर एसेंट्रिसिटी बोल रहे हैं कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करें तो काफ़ी लेंथी इंटीग्रेशन है, लिहाजा मैं आपको बेहतर मशवरा ये दूंगा कि आप जो है ना इसकी ये वैल्यू ही याद करें। तो इसकी वैल्यू जो है ना इसे इंटीग्रेट करने पे जो इसकी वैल्यू आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो इसकी वैल्यू जो आती हैं, तो पी थीटा एज इट इज़ लिख दें, तो 2 पाई इंटू 1 ओवर 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर -1, ठीक है। ये जो है ना इस इंटीग्रेशन का आंसर है। आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि 3-4 सफ़े आपके भर जाए और फिर आपसे मिस्टेक भी हो जाए, ठीक है। तो ये लेंथ इंटीग्रेशन है, बेशक आपके पास टाइम है तो आप रफ में जाके इसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या था इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, ये था NRH, ये NRH के बराबर था। इक्वेशन नंबर 1 को याद करें, पी आर डी आर इज इक्वल टू NRH, है ना। तो NRH यहाँ पे आ गया, तो पी थीटा 2 पाई 1 ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन या सेंट्रिसिटी का स्क्वायर -1, क्लियर। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे थोड़ा सा और। तो पी थीटा की क्या वैल्यू थी, पी थीटा की वैल्यू है n थीटा h ओवर 2 पाई, और यहाँ पे ये वाला 2 पाई एज इट इज़, क्लियर है ना। 1 ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये इस तरह से, और ये टर्म इससे कैंसिल और ये h जो है इस h से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या है, एन आर, और ये जो है ना एन थीटा यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर 1 माइनस एसेंट्रिसिटी स्क्वायर -1, तो ये जो है ना 1 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 ओवर 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले लें तो एन थीटा एन आर प्लस एन थीटा, तो ये इक्वल टू है 1 ओवर 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, तो ये इन्वर्स में है, तो इसे आप यू लिख सकते हैं एन थीटा ओवर एन आर प्लस एन
थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, यू लिख सकते हैं। 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल था? स्टार्ट में ही आपको याद होगा b बाई ए, सेमी मेजर एक्सेस ओवर सेमी। अच्छा, रेडियल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर ये किस चीज़ के इक्वल टू होता है? ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सम ऑफ दिस क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हम इसे n से रिप्लेस कर सकते हैं। बस यही था हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे n थीटा को देखें, n थीटा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, n थीटा ज़ीरो नहीं हो सकता। इसकी स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, 2, 3 इस तरह 4 इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। उसकी क्या वजह है? अगर हमने n थीटा को ज़ीरो कर दिया तो फिर तो b ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इलिप्स के अंदर जो है ना ये सेमी मेजर एक्सेस और ये सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है। जब b ही ज़ीरो हो जाएगा तब तो इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा इस तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो इलिप्टिकली मूव करना चाहिए। तो n थीटा ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर n थीटा ज़ीरो हो गया तो a भी वहाँ जाकर ज़ीरो हो जाएगा और b हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, जो कि b ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो n थीटा तो ज़ीरो के इक्वल होना नहीं चाहिए। अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकली मूव करता है, सर्कुलर में भी मूव करता है। वो कब कर सकता है? यहाँ से देखें, जब ये मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस आपस में इक्वल हो जाएं, या सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस आपस में इक्वल टू हो जाएं, तब क्या होगा? ये इलिप्स जो है ना ये सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? जब n थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n, इसकी वैल्यू जो है ना n के इक्वल टू हो जाएगी। n भी यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपको पता है, ये 1, 2, 3 इस तरह से होता है। तो ये जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। b ओवर a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a। सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस आपस में इक्वल हैं, तो ये इलिप्स क्या हो जाएगा? सर्कुलर शेप इख्तियार कर लेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे समर रिलेटिविस्टिक मॉडल हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम इसकी एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।